नमस्कार, मैं पंकज जी मित्तल आपका विद्या कंप्यूटर अकेडमी छानेवाड़ी की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत करता हूं। हमारा चल रहा था थ्योरी का पार्ट और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर के लिए आवश्यक भाग होती है। ठीक है, इसके बिना अपना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण या स्टोर करके रखता है। यानी इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी हम इनपुट के रूप में कंप्यूटर के अंदर देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड के माध्यम से हो, माउस के माध्यम से हो या और किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से हो, उसको ये मेमोरी क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, मेमोरी को हम कंप्यूटर की याददाश्त भी कहते हैं। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए जैसे मस्तिष्क होता है, वैसे ही कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए क्या होती है? मेमोरी होती है। मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है, यानी मेमोरी सीपीयू के लिए बहुत ही ज़रूरी भाग है। तो इस मेमोरी की परिभाषा क्या हो जाती है कि किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाती है। यानी जो भी हम कंप्यूटर निर्देश देते हैं, सूचना देते हैं, तो परिणाम जो निकलता है उसको स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? मेमोरी करता है। स्टोर करके रखने को ही मेमोरी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं मेमोरी के टाइप। मेमोरी कितने टाइप की होती है? मेमोरी के प्रकार। देखो, मेमोरी के प्रकार वैसे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को तीन भागों में बांटा गया है, कैच मेमोरी, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, सीक्वेंशियल मेमोरी और रैंडम मेमोरी। ये जो कैच मेमोरी है, इसको कई कंप्यूटर मेमोरी का ही तीसरा भाग भी मान लेते हैं और कई इसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही पढ़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से माना जाए तो प्राइमरी मेमोरी का ही भाग है, तो हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर इसको पढ़ेंगे। रैम जो है वो दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। और रोम है वो तीन प्रकार की होती है, पी रोम, ई प्रोम और ई पी रोम। इनके बारे में, सबके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आज के इस अपने वीडियो के अंदर। सीक्वेंशियल दो तरह की होती है, मैग्नेटिक और ग्रामोफोन रिकॉर्ड। ठीक, और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो उदाहरण इसके हैं सीक्वेंशियल के। रैंडम एक्सेस मेमोरी के मुख्य रूप से उदाहरण माने जाते हैं CD, DVD, BRD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क को माना जाता है। ठीक है, इनके अलावा और भी उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उदाहरण माने जाते हैं वो यही है। अब हम प्राइमरी मेमोरी का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? नाम से पता चल रहा है प्राइमरी, यानी कंप्यूटर के लिए जो मेमोरी प्राइमरी होती है, जो पहले यूज करने के जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो पहले जिस मेमोरी के अंदर जाता है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, यानी कंप्यूटर के लिए आवश्यक भाग प्राइमरी रूप से जिस मेमोरी का यूज करते हैं प्राइमरी मेमोरी होती है। ऐसी मेमोरी जो सीधे रूप से सीपीयू से जुड़ी होती है, यानी जो सीपीयू से जुड़ी होती है वो कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है? सीपीयू से जुड़े रहने का मतलब क्या है? सीपीयू क्या है? सीपीयू प्रोसेसर को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उस पर एक चिप लगी होती है, उस चिप को हम बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू। ठीक है, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। कई पूरे जो कैबिनेट होता है अपना कंप्यूटर का, उसको सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन वो मूल रूप से सीपीयू नहीं होता, उसको हम सीपीयू नहीं बोल सकते। सीपीयू क्या होता है? जो मदरबोर्ड पे चिप लगी होती है एक वर्गाकार आकार की, उसको बोलते हैं प्रोसेसर या सीपीयू। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है इससे सीधे जुड़ी रहती है। ठीक है, जैसे रैम है या कोई और है। ठीक है, हम टाइप पढ़ेंगे इसकी, रैम वगैरह जो है इससे सीधे जुड़ी रहती है। यह मेमोरी सीपीयू का आवश्यक भाग होती है, यानी सीपीयू का जरूरी भाग होती है ये जो अपनी प्राइमरी मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी केवल उन सूचनाओं को, निर्देशों को संग्रहित करती है जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में कार्य कर रहा है। यानी जैसे हम कोई फाइल बना रहे हैं, मान लिया पेंट बुक्स की फाइल है, उसमें हम पेंटिंग बना रहे हैं, लेकिन उसको अभी तक हमने सेव नहीं किया। तो सेव नहीं किया तो कोई ना कोई मेमोरी के अंदर तो वो अभी एक बार वर्तमान में है ही, जो हम बना रहे हैं। सेव करने से पहले वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रहती है, जब हम सेव कर देते हैं तो प्राइमरी मेमोरी से वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है।
यानी जब हम वर्तमान में कार्य कर रहे होते हैं तो वो कार्य कहीं ना कहीं तो होता ही है, कौन सी मेमोरी में तो होता ही है, तो वो मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी भी कह देते हैं या मुख्य मेमोरी भी कह देते हैं, और कई इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं प्राइमरी मेमोरी के? 2 टाइप की मुख्य रूप से होती है, रैम और रोम, और तीसरी जो कैच मेमोरी है वो भी इसी का हिस्सा माना जाता है, कैच। ठीक है, रैम को 2 भागों में बांटा गया, स्टैटिक डायनेमिक, और रोम को 3 भागों में बांटा गया, पी रोम, ई प्रोम और ई पी रोम। ठीक है, कैच के आगे कोई भाग होते नहीं हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो सीधे सीपीयू से जुड़ी रहती है, जो सीपीयू का आवश्यक भाग होती है। ठीक है, और इसमें कौन से निर्देश संग्रहित रहते हैं? जो वर्तमान में जिस पे हम कार्य कर रहे हैं वो डाटा इसके अंदर संग्रहित रहता है। ठीक है, आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, रैम के बारे में। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है क्या? रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी क्यों कहते हैं इसको? अस्थायी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ ही समय के लिए डाटा सेव रहता है, लंबे समय तक डाटा सेव नहीं रहता। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है। यानी जब हम प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो उससे पहले किस में संग्रहित रहता है? रैम में होता है। मान लिया आप MS वर्ड की कोई फाइल बना रहे हैं, उसके अंदर हमने टाइप कर रखे हैं डाटा, जब तक हमने उसको सेव नहीं किया तब तक वो कहाँ रहते हैं? वो रैम में रहते हैं, अस्थायी मेमोरी में रहते हैं। जब हम सेव कर देते हैं तो रैम से वो हार्ड डिस्क यानी स्थायी मेमोरी में चले जाते हैं। तो यानी जो प्रोसेस करने से पहले डाटा किस में रहता है? रैम में संग्रहित रहता है, और CPU द्वारा आवश्यकता अनुसार वहाँ से प्राप्त किया जाता है। यानी जब हम इसको प्रोसेस करवाएंगे जो रैम में जो डाटा है उसको, तो CPU क्या करेगा? जैसे जैसे उसको आवश्यकता होगी वो रैम से डाटा प्राप्त करता रहेगा। यानी जैसे यहाँ CPU लगा है और ये रैम है अपनी। ठीक है, ये रैम मान ली। ठीक है, ये क्या है? रैम है। तो इसमें डाटा प्रोसेस से पहले रहता है, यानी जो ये CPU है ये प्रोसेस करने के लिए डाटा कहाँ से लेगा? रैम से लेगा। ठीक है, रैम से लेकर ये डाटा प्रोसेस करता रहेगा, और रैम वो अस्थायी रूप से डाटा को एक बार रखेगी अपने पास। रैम में डाटा प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित स्टोर डाटा मिट जाता है। यानी रैम में डाटा कब तक रहता है? जब तक कंप्यूटर ऑन हो। जब कंप्यूटर बंद हो जाए या बिजली चले जाए तो कंप्यूटर में जो रैम में जो संग्रहित डाटा है वो क्या है? डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। यानी कंप्यूटर के ऑन रहने तक इसमें डाटा संग्रहित रहता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। इसलिए रैम को क्या कहते हैं? अस्थायी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें अस्थायी रूप से डाटा रहता है। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के होते हैं। रैम अलग अलग आकार में अलग अलग साइज़ की आती है, जैसे 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB। MB बोलते हैं मेगाबाइट को। मेमोरी मापने की इकाई हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में लास्ट के अंदर। ठीक है, तो ये मेमोरी की कुछ रैम की कुछ मेमोरी इकाइयाँ हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटी हैं। आज के टाइम में इससे भी ज़्यादा अधिक बड़ी रैम आ गई है, 2 GB, 4 GB ऐसे। ठीक है, GB में आ गई है, ये MB में थी पहले, आजकल क्या है GB में आ गई है, 2 GB, 4 GB इस तरीके से रैम की क्षमता होने लग गई है। रैम मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। तो इन दोनों रैमों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है? डायनेमिक रैम में स्टोर सूचना को कुछ ही मिलीसेकंड के बाद पुनः लिखना पड़ता है, नहीं तो ये सूचनाएं समाप्त हो जाती है। यानी ये डायनेमिक रैम बार बार रिफ्रेश होती रहती है, और रिफ्रेश होने के बाद में इसमें लिखा हुआ डाटा है वो पहले लिखा हुआ जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है। इसलिए कुछ मिलीसेकंड के लिए ही ये डाटा अपने पास रखता है, उसके बाद में ये डिलीट अपने आप कर देता है। डायनेमिक रैम की स्टोर क्षमता अधिक होती है। इसकी स्टोर क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। डायनेमिक रैम की गति कम होती है, लेकिन इसकी प्रोसेस करने की जो गति होती है वो काफ़ी कम होती है। डायनेमिक रैम सस्ती भी होती है, ये सस्ती भी होती है। ठीक है, दूसरी क्या है? स्टैटिक रैम। स्टैटिक मेमोरी में सूचना को पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है,
उसमें स्टोर सूचना तब तक रहती है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। यानी इसमें कुछ समय के बाद में अपने आप डिलीट नहीं होती है, जबकि डायनेमिक रैम में कुछ समय के बाद में अपने आप डाटा वो डिलीट हो जाता है। इसमें स्टैटिक रैम में डाटा कब डिलीट होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित बंद हो जाएगी। यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तब इसमें से डाटा डिलीट होंगे, वरना तब तक इसमें पड़े रहेंगे, सेव रहेंगे। स्टैटिक रैम की क्षमता कम होती है, इसकी क्षमता वो डायनेमिक रैम से कम होती है स्टोर करने की, लेकिन इस स्टैटिक रैम की गति अधिक होती है। इसकी गति डायनेमिक रैम से क्या होती है, अधिक होती है। स्टैटिक रैम महंगी भी आती है, जबकि डायनेमिक रैम अपनी सस्ती होती है। ठीक है, तो ये थी डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम के बारे में जानकारी। अब हम आगे अध्ययन करते हैं रोम के बारे में, जो प्राथमिक मेमोरी का दूसरा भाग है रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, यानी जिस मेमोरी में से हम केवल रीड कर सकते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह स्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी होती है। जो रोम होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, इसमें एक बार हमने डाटा स्टोर कर दिए उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ना ये अपने आप डिलीट होता है। जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। यानी रैम के अंदर जो भी डाटा है वो कंप्यूटर के निर्माण के समय हम एक बार डाल देते हैं, फिर उसको हम बार बार पढ़ सकते हैं, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा कुछ ऐप वो इनबिल्ट होती है, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, तो वो रोम के अंदर सेव होती है, यानी उसको बनाते समय उसके अंदर डाल दिया गया है, अब उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। यानी रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। कंप्यूटर या मोबाइल जो भी है उसके निर्माण के समय उसको उसके अंदर जो डाटा डाल दिया जाता है वो बाद में केवल पढ़ा जा सकता है, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर के अंदर हम विंडो करते हैं तो सबसे पहले ब्लैक स्क्रीन आती है, यानी उसके अंदर बायो सेटिंग वगैरह करनी होती है। तो बायो सेटिंग जो रहती है, बायो सेटिंग करने के जो डाटा रहते हैं वो रोम के अंदर ही रहते हैं। तो रोम में जो स्थित डाटा है उनको केवल पढ़ा जा सकता है, हम उसमें से डाटा डिलीट नहीं कर सकते। वो रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी रीड करने के लिए होती है ओनली, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता। यानी रैम में क्या है, कंप्यूटर बंद होने के बाद में उसमें से डाटा डिलीट हो जाता है, लेकिन रोम में कंप्यूटर बंद होने के बाद में भी डाटा डिलीट नहीं होता है। रोम है वो नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाती है। यानी रैम अस्थायी मेमोरी कहलाती है, जबकि रोम क्या कहलाती है, स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम के 3 भाग होते हैं। पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तीसरा है ई प्रोम, 2 ई लग गए, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या इसको इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल भी बोल देते हैं, यहाँ पे इरेजेबल भी नाम आ जाता है दूसरी के लिए, लेकिन एक ही भी इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी चलेगा, ठीक है, ये भी सही है। और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आप करोगे तो वो भी सही है, ठीक है। तो आइए हम आगे इनके जो भाग हैं रोम के उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। पी रोम के बारे में सबसे पहले, पी रोम क्या है? पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। यह एक ऐसी मेमोरी है, इसमें एक बार डाटा संग्रहित होने के बाद उन्हें मिटाया नहीं जा सकता, न ही परिवर्तन किया जा सकता है। यानी पी रोम के अंदर जो डाटा हमने एक बार डाल दिया वही फिक्स हो जाता है, उसको ना तो हम डिलीट कर सकते हैं ना उसको परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद में है ई प्रोम। ई प्रोम का पूरा नाम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता चल रहा है इरेजेबल यानी मिटाने योग्य, यानी यह प्रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों के द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम को संग्रहित कर सकते हैं। यानी पी रोम के अंदर तो हम डाटा को मिटा नहीं सकते, एक बार जो डाटा डाल दिया वही डाटा रहेगा, लेकिन ई प्रोम के अंदर हम बार बार डाटा को डिलीट करके हम नया डाटा डाल सकते हैं। किसके माध्यम से? पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, ठीक है, हम डिलीट भी कर सकते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है वो क्या है? ई प्रोम, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
ये बिल्कुल ई प्रोम की तरह ही है। ई प्रोम में और इसमें दोनों में अंतर क्या है? इसमें एक ही अंतर है, यह एक नई तकनीक है, ई प्रोम है। इसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जाता है। इसमें तो पराबैंगनी किरणों से मिटाया जाता है और इसमें किससे मिटाया जाता है? इसमें विद्युतीय विधि से मिटाया जाता है। यानी इसमें भी हम डाटा डिलीट करके दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मिटाने के लिए कौन सी विधि यूज़ करते हैं? विद्युतीय विधि। और ई प्रोम के अंदर कौन सी विधि यूज़ करते हैं? पराबैंगनी किरणों के माध्यम से। ठीक है, तो ये थे रोम के भाग। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी कैच मेमोरी के बारे में। कैच मेमोरी क्या है, या इसको कैश मेमोरी भी बोलते हैं। कैश मेमोरी या कैच मेमोरी। ठीक है, मुख्य नाम इसका देखो कैश मेमोरी ही होता है। कई कैचे बोल देते हैं, कैचे उच्चारण है वो गलत होता है, इसको कैश के रूप में ही उच्चारण करें। यानी इसको हम इसको हम कैश के रूप में उच्चारण करें। ठीक है, इसमें सभी हाल के इंटरेक्शंस क्या होते हैं? सेव होते हैं। ठीक है, इसमें सभी हाल के इंटरेक्शंस कैश मेमोरी में सेव होते हैं। यानी कैश मेमोरी को कैश के रूप में उच्चारण करें। वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब अस्थायी है, जो सीपीयू के बहुत करीब होती है, सीपीयू के सबसे ज़्यादा करीब होती है। यानी सीपीयू करीब क्या होती है? सीपीयू के ऊपर ही लगी होती है, जिसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। कैश मेमोरी को क्या कहते हैं? इसको सीपीयू मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें सभी हाल के इंस्ट्रक्शंस कैश मेमोरी में स्टोर रहते हैं। यानी जो भी हम हाल ही में जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी डाटा, वो कैश मेमोरी के अंदर भी सेव रहते हैं, रैम की तरह। यह सबसे तेज़ मेमोरी है। यह क्या है? सबसे तेज़ मेमोरी है, जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस प्रदान करती है। यानी जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, वो डाटा प्रोसेस करने के लिए कैश से लेता है, तो इसको ये क्या करती है? हाई स्पीड डाटा एक्सेस प्रदान करती है। यानी बहुत तेज़ गति से उसको डाटा प्रदान करती है, जिससे कंप्यूटर कार्य करने की गति बढ़ जाती है। मेमोरी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और हार्ड डिस्क की तुलना में कैच मेमोरी की क्षमता बहुत कम है। यानी रैम या हार्ड डिस्क की तुलना में कैच मेमोरी की संग्रहण क्षमता देखें तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये तेज़ बहुत ज़्यादा होती है। कैश मेमोरी बहुत महंगी है और इसीलिए इसकी क्षमता है वो सीमित है। यानी कैश मेमोरी जो है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, इसलिए इसकी मेमोरी भी काफ़ी कम होती है। इस तरीके की ये कैश मेमोरी अपनी होती है। ये कैच मेमोरी होती कहाँ है? देखिए, ये रैम है मान ली। ठीक है, ये अपना प्रोसेसर है। ठीक है, तो इधर ये कैच मेमोरी इधर प्रोसेसर के पास ही होती है या प्रोसेसर के ऊपर ही लगी होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? रैम से जो डाटा आता है वो कैच मेमोरी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। बाद में जब सीपीयू को डाटा प्रोसेस करने के लिए आवश्यकता होती है, तो ये रैम से न लेकर सीधे कैच मेमोरी से ले लेता है। यानी डाटा प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी के अंदर देखेगा। कैश मेमोरी के अंदर डाटा इसको नहीं मिलेंगे तो ये रैम से लेगा। अब कैश मेमोरी के अंदर मिल जाएंगे तो कैश मेमोरी से ही लेगा। इसलिए इसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है कार्य करने की, क्योंकि इसको बार बार यहाँ इतनी दूर से यानी रैम से डाटा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो कैच मेमोरी क्या होती है? रैम और प्रोसेसर के बीच का भाग मान सकते हैं इसको। ठीक है, और ये कंप्यूटर की स्पीड कार्य करने की गति को बढ़ाती है, कैश मेमोरी जो होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? यानी द्वितीयक मेमोरी। यह मेमोरी को एक्सटर्नल या सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल देते हैं और सहायक मेमोरी बोल देते हैं। यानी कंप्यूटर के साथ बाहरी रूप से भी जुड़ी हो सकती है, या जो अपने प्राइमरी मेमोरी उसकी सहायक मेमोरी के रूप में भी जुड़ी हो सकती है। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। इस मेमोरी में स्टोर सूचना कंप्यूटर के बंद होने के बाद में भी नष्ट नहीं होता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा होता है उसको कंप्यूटर बंद होने के बाद में वो नष्ट नहीं होता है, जब हम नष्ट करेंगे तभी नष्ट होगा। यह डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। यानी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, इसलिए इसे स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। यानी सेकेंडरी मेमोरी क्या कहते हैं? स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा स्टोरेज क्षमता प्राथमिक मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी जो
प्राथमिक मेमोरी अपनी, उसमें जो डाटा संग्रहण करने के लिए जो क्षमता होती है उससे सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है। जैसे मान लिया रैम तो 1 या 2 GB की होती है, हार्ड डिस्क हम 500 GB की, 1 TB की ऐसे यूज़ करते हैं। तो जो स्थायी मेमोरी है, जो सेकेंडरी मेमोरी, उसकी क्षमता प्राथमिक मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं? 2 टाइप के पढ़े थे हमने, सिक्वेंशियल और रैंडम। सिक्वेंशियल है वो 2 टाइप की होती है, मैग्नेटिक टैप और ग्रामोफोन रिकॉर्ड। और रैंडम होती है वो 4 प्रकार के मुख्य रूप से माना गया इसको, CD DVD और BRD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क। इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल मेमोरी। सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है सीक्वेंस, यानी इसमें डाटा को सीक्वेंस यानी क्रम से स्टोर व एक्सेस किया जाता है, डायरेक्ट एक्सेस व स्टोर नहीं कर सकते। यानी सीक्वेंशियल मेमोरी में डाटा को सीक्वेंस यानी एक क्रम से ही अपन डाल सकते हैं और क्रम से ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लिया एक अपने पास में कोई कैसेट है जिसमें 10 सॉन्ग है, ठीक है, जिसमें इस तरीके से 10 सॉन्ग है, लेकिन अपने को ये 10वां सॉन्ग सुनना है तो पहले 1 से 9 सारे सुनने पड़ेंगे, फिर 10वां आएगा, यानी क्रम से चलना पड़ेगा अपने को। हम डायरेक्ट ये 10वां सॉन्ग नहीं सुन सकते। यानी सीक्वेंस यानी क्रम से स्टोर होता है डाटा। अगर हम इसके अंदर 10 सॉन्ग डालने हैं तो पहले पहला होगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि 10वां पहले हो गया और दूसरा तीसरा बाद में हुआ। यानी इसमें डाटा डलेंगे भी एक सीक्वेंस से और पढ़े भी एक सीक्वेंस से ही जाएंगे। हम डायरेक्ट 10वां नहीं पढ़ सकते, पहले अपने को 1 से लेकर 9 तक पढ़ने पड़ेंगे, फिर 10वें का नंबर आएगा। तो सीक्वेंशियल मेमोरी में डाटा को सीक्वेंस से ही स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस व स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक टैप के बारे में पढ़ते हैं। सीक्वेंशियल मेमोरी का सबसे मुख्य उदाहरण मैग्नेटिक टैप होता है। मैग्नेटिक टैप नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय टैप, मैग्नेटिक को चुंबकीय टैप बोलते हैं। यह कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है जो कि चुंबकीय टैप सुप्रसिद्ध संग्रहण माध्यम है, यानी बहुत प्रसिद्ध संग्रहण माध्यम है चुंबकीय टेप, जो बड़े डाटा कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग होते हैं। यानी जो नॉर्मल अपन घरों में यूज़ करते हैं उसमें यूज़ नहीं होते ये आजकल बड़े कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उपयोग होते हैं। इसमें जो डाटा से होते हैं वो काफ़ी सुरक्षित होते हैं, उनके खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। डाटा को चुंबकीय टेप पर संग्रहित करके क्रमशः रीड किया जाता है। यानी इस चुंबकीय टेप पर पहले तो डाटा डाला जाता है, फिर उसको हम रीड कर सकते हैं। चुंबकीय टेप कई रीलों में उपलब्ध है, यानी चुंबकीय टेप के कई टाइप हैं। चुंबकीय टेप अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। उसके अंदर रील टाइप की एक पट्टी होती है जिसके अंदर डाटा सेव रहता है। देखिए इस तरीके की होती है अपनी चुंबकीय टेप, इसके अंदर रील लगी होती है। इसके अंदर जो लगने वाले रील है काफ़ी टाइप के अलग अलग प्रकार की होती है, छोटी बड़ी मोटी पतली, ठीक है। और इस रील के अंदर डाटा सेव रहता है और इसमें डाटा काफ़ी सुरक्षित रहता है। पुराने समय भी मैग्नेटिक टेप का यूज किया गया था। ये पुराने समय की मैग्नेटिक टेप है, जो हम सॉन्ग की जो कैसेट होती थी, जो अपने जो पुराने वाद्य यंत्र होते थे जैसे टैप वगैरह, उसके अंदर डाल के हम इसको बजाते थे, रेडियो टैप के अंदर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक टेप है, यानी चुंबकीय टेप, जिसके अंदर डाटा रील के अंदर सेव रहता है, स्थायी रूप से सेव रहता है और काफ़ी विश्वसनीय होता है, और बड़े कंप्यूटर सिस्टमों के अंदर इसको उपयोग किया जाता है। अब इसी सीक्वेंशियल का ही दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या होता है? ग्रामोफोन आपने कभी देखा हो पुरानी मूवी वगैरह में। जैसे मैं सबसे पहले आपको ग्रामोफोन का चित्र ही दिखा देता हूँ। ये ग्रामोफोन का चित्र है इस तरीके से, यानी ये जो नीचे जो लगा होता है ये घूमता रहता है, और ये एक सुई है, इसके हेड पे घूमती रहती है और ये चलता रहता है, और इसमें सॉन्ग बजते रहते हैं, चलते रहते हैं। यानी पहले तो इसके अंदर इसके माध्यम से स्टोर भी किया जा सकता है और सुना भी जा सकता है, ठीक है। ग्रामोफोन क्या है? ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक यंत्र है जो एक सुई के दोलनों को वायु में संचरित कर ध्वनि उत्पन्न करता है। यानी इसमें सुई लगी रहती है जो डोलती है, हिलती है, और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, और उस विधि पे कार्य करता है। सुई घूमते हुए रिकॉर्ड में बने घुमावदार खांचे के संपर्क में होती है। यानी ये जो सुई है ये एक घुमावदार जो इसका खांचा है, इसके अंदर ये व्यवस्थित रहती है। ग्रामोफोन यूनानी भाषा में ग्रामो का अर्थ है अक्षर और फोन का अर्थ है ध्वनि। व्यापक अर्थ में किसी भी ऐसे यंत्र को जो ग्रामोफोन कहते हैं, जिससे ध्वनि का अभिलेखन और बाद में पुनरुत्पादन होता है। अभिलेखन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, पुनरुत्पादन का मतलब होता है रिकॉर्ड की चीज़ को वापस सुनना। यानी ग्रामोफोन एक ऐसा यंत्र है जिसके अंदर पहले हम ध्वनि को रिकॉर्ड करते हैं, बाद में उसको सुन सकते हैं।
तो इस तरीके का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं ग्रामोफोन। इसमें भी जो डाटा है वो सीक्वेंस से सेव होता है, सीक्वेंस से ही हम सुन सकते हैं, डायरेक्ट इसमें नहीं सुन सकते। जैसे जो अपना ये सुई है, ये रिकॉर्ड घूमता रहता है, और ये सुई जिस के सामने आएगी वो चीज़ इसमें प्ले होते रहेगी। तो ये एक सीक्वेंस से चलने वाला यंत्र है, सीक्वेंस से इसमें कार्य होता है, डायरेक्ट एक्सेस हम नहीं कर सकते। तो ये थी सीक्वेंस मेमोरी। अब हम रैंडम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। रैंडम यानी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसमें डाटा को सीक्वेंस यानी क्रम से स्टोर व एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें डायरेक्ट एक्सेस व स्टोर कर सकते हैं। यानी जैसे इसमें अपने पास 10 सॉन्ग है, 10 सॉन्ग है, तो अपने को ये 10वां सॉन्ग सुनना है तो हम डायरेक्ट 10वां ही सुन सकते हैं, हमें 1 से 9 तक की सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कौन सी होती है, जिसमें हम डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसे इसके उदाहरण पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले सीडी आपने सबने देखी होगी। सीडी इस टाइप की होती है, ये सीडी होती है, आपने देखी होगी कोई विवाह शादी या मूवी की। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है ये वर्ताकार होती है, और इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे गोल चक्कर बने होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे। इन गोल चक्करों को ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक। ठीक है, यानी इसके अंदर काफ़ी सारे ये गोल गोल बने हुए चक्कर, इनको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं, और डाटा इन्हीं ट्रैक के अंदर सेव रहता है। तो सीडी है कॉम्पैक्ट डिस्क के ट्रैक में डाटा को रिकॉर्ड और रीड करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है। यानी जो सीडी के अंदर जो हम डाटा सेव करते हैं इन ट्रैक्स के बीच में, उसको रिकॉर्ड किसके माध्यम से करते हैं, लेजर बीम के माध्यम से, या लेजर किरणों के माध्यम से भी बोल सकते हैं, लेजर बीम के माध्यम से भी बोल सकते हैं। तो इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। इस मेमोरी में डाटा स्टोर करने की क्षमता 750 MB यानी मेगाबाइट होती है। यानी सीडी के अंदर हम कितना डाटा डाल सकते हैं, 750 MB डाटा डाल सकते हैं। ये एक स्थायी मेमोरी भी है जो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से ले जाया जा सकता है और ला सकते हैं। यानी जो सीडी अपने डाटा को स्थायी रूप से सेव करती है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने के लिए भी हम सीडी का यूज़ करते हैं। यानी पहले कंप्यूटर से डाटा सीडी के अंदर डाल लिया, और दूसरे कंप्यूटर में जाकर वो सीडी लगा के वो डाटा है वो वापस दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ले जाने के लिए भी हम सीडी का यूज़ करते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसमें डाटा कहाँ रहता है, ट्रैक के अंदर सेव रहता है। ठीक है, और किसके माध्यम से सेव करते हैं, ये लेजर बीम के माध्यम से इसमें डाटा है वो सेव होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डीवीडी के बारे में। डीवीडी क्या है, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क। यह मेमोरी सीडी डिस्क की भांति ही होती है, यानी दिखने में बिल्कुल सीडी की तरह ही लगेगी अपने को, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसकी स्टोरेज क्षमता है वो सीडी से ज़्यादा होती है। इसमें हम 4.7 GB यानी गीगाबाइट डाटा को डाल सकते हैं। सीडी में 750 MB डाल सकते थे। ठीक है, 750 MB डाल सकते थे ओनली, लेकिन इसमें हम कितने डाल सकते हैं, इसमें हम 4.7 GB तक डाल सकते हैं। यानी 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। 1024 MB डाटा होता है किसमें, 1 GB में। ठीक है, तो ये काफ़ी अधिक होता है सीडी से इसमें डाटा। सीडी में 750 MB डाल सकते हैं, इसमें 4.7 GB डाटा है वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये होती है अपने डीवीडी। इसके बाद में पढ़ेंगे हम बीआरडी। बीआरडी क्या होती है, जो अपने बीआरडी है, बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। ये भी सीडी डीवीडी की तरह ही होती है, लेकिन इसकी संगणन क्षमता वो इससे भी ज़्यादा, डीवीडी से भी ज़्यादा होती है। यह मेमोरी डीवीडी डिस्क की भांति होती है, लेकिन इसकी डाटा स्टोरेज क्षमता डीवीडी डिस्क से ज़्यादा होती है। एकल परत वाले प्रोटोटाइप पर 25 GB तक तथा दोहरी परत वाले पे 50 GB तक होती है। यानी ब्लू रे डिस्क है वो 2 रूप में मिल सकती है अपने को, एकल परत वाली और द्वि परत वाली। यानी एकल परत वाली जो हम बीआरडी होती है उसमें तो 25 GB तक के डाटा डाल सकते हैं, लेकिन दोनों परत वाली अपन ले आए, यानी दोनों तरफ डाटा डले ऐसी हम ले आए, तो उसमें हम 50 GB तक डाटा डाल सकते हैं। यानी एक परत वाले पे 25 और डबल परत वाले पे 50 GB डाटा है वो डाल सकते हैं। तो बीआरडी का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क,
इसकी संग्रहण क्षमता डीवीडी से काफ़ी अधिक होती है और ये भी एक सीडी डीवीडी की तरह ही स्थायी मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है। इसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे पेन ड्राइव के बारे में। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, पेन ड्राइव पर। पेन ड्राइव क्या होता है? जो अपना पेन ड्राइव है ये होता क्या है? पेन ड्राइव आपने सबने देखा होगा। पेन ड्राइव क्या चीज़ है? पेन ड्राइव यह कंप्यूटर की सेकेंडरी और स्थायी मेमोरी है। इसको हम यूएसबी बोलते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यानी पेन ड्राइव को हम क्या बोल देते हैं? पेन ड्राइव को हम, ये अपना पेन ड्राइव होता है, दिखने में इस तरीके का होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी भी शॉर्ट रूम में बोल देते हैं। यह फ्लैश मेमोरी ड्राइव है। फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है ये छोटी मेमोरी है, इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें डाटा है वो बहुत तेज़ी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, इसलिए इसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। यानी छोटी युक्ति है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम डाटा इसके माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्लैश मेमोरी बोला जाता है। जो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, यानी पेन ड्राइव के अंदर हम डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं। जब तक हम खुद डिलीट नहीं करते इसमें से डाटा, वो अपने आप डिलीट नहीं होता है। तो पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी या स्थायी मेमोरी है। इसको यूएसबी बोलते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। फ्लैश मेमोरी ड्राइव भी इसको बोल देते हैं। और जो अपना मेमोरी कार्ड होता है जो मोबाइल के अंदर डलता है वो भी फ्लैश मेमोरी ड्राइव होता है, वो भी पेन ड्राइव के समान ही माना जाता है, ठीक है। उसमें भी डाटा स्थायी रूप से सेव करते हैं। यानी मेमोरी कार्ड किस टाइप की मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी ड्राइव है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क मेमोरी के बारे में। हार्ड डिस्क को एचडीडी या हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है जो स्थायी रूप से लगी रहती है। यानी हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर में स्थायी रूप से अंदर लगी रहती है। सीपीयू द्वारा डाटा को स्टोर करने के लिए भी हार्ड डिस्क का उपयोग किया जा सकता है। यानी सीपीयू द्वारा जो डाटा को हम स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ करते हैं, यानी सीपीयू के अंदर डाटा प्रोसेस करने के बाद में उसको हम जब सेव करते हैं तो किसके अंदर सेव करते हैं? वो हार्ड डिस्क के अंदर करते हैं। हार्ड डिस्क की मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती है, ठीक है। डाटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में 1 टीबी यानी टेराबाइट तक की क्षमता वाले हार्ड डिस्क का उपयोग हो रहा है। यानी आज का जो वर्तमान समय है उसमें 500 GB, ठीक है, 1 टीबी तक की जो हार्ड डिस्क का वो यूज़ हो रही है। हार्ड डिस्क को धूल रहित और ठंडे वातावरण में चलाया जाना चाहिए। यानी हार्ड डिस्क धूल रहित होनी चाहिए, यानी धूल वाले जगह में हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है। यानी एक भी धूल का कण हार्ड डिस्क के अंदर प्रवेश कर जाता है तो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, ख़राब हो जाता है, उसका अंदर डाटा है वो ख़राब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोबारा। इसलिए इसको धूल रहित रखा जाता है और ठंडे वातावरण में रखा जाता है। गर्म होने के बाद में इसमें ख़राब हो जाती है ये, इसीलिए तो सीपीयू के अंदर इसको ठंडा रखने के लिए पंखा लगा होता है जो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क दोनों को ठंडा रखता है। यानी हार्ड डिस्क को ठंडे वातावरण में ही रखना चाहिए, गर्म वातावरण के अंदर हार्ड डिस्क ख़राब होने की संभावना रहती है। यानी हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, ठीक है। किस टाइप की मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है। और ये जो अपनी हार्ड डिस्क इस तरीके की होती है, स्थायी मेमोरी है और इसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा सेव करने के लिए करते हैं। वर्तमान समय में 1 टीबी तक की क्षमता वाली हार्ड डिस्क का यूज़ हो रहा है। अब तो और ज़्यादा मेमोरी वाली भी हार्ड डिस्क मार्केट में आ गई है, ठीक है। हार्ड डिस्क धूल रहे तो ठंडे वातावरण में चलाई जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं करने पर हार्ड डिस्क में जो डाटा है वो ख़राब होने की संभावना रहती है। अब हम पढ़ेंगे फ्लॉपी ड्राइव। अपनी फ्लॉपी डिस्क यानी लास्ट मेमोरी अपनी द्वितीयक मेमोरी की फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क इस तरह की होती है दिखने में, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क बहुत ही कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है, यानी इसकी संग्रहण क्षमता बहुत ही कम होती है। पहले कंप्यूटर में इसका अधिक यूज़ होता था, यानी पुराने समय में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ फ्लॉपी का ही होता था। लेकिन सीडी आने के बाद में इसका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उसमें स्टोरेज क्षमता अधिक थी। यानी जब से सीडी आई तब इसका अस्तित्व ख़त्म हो गया, इसका यूज़ बंद हो गया, क्योंकि सीडी की क्षमता इससे बहुत ज़्यादा अधिक थी।
फ्लॉपी डिस्क में सारा डाटा एक गोलाकार चुंबकीय प्लेट में स्टोर होता है, यानी सारा डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, चुंबकीय जो गोलाकार प्लेट होती है उसमें, और वहीं से सारी डाटा को रीड किया जाता है और यहीं से डाटा को हम रीड करते हैं। डिस्केट की क्षमता यानी जो अपनी फ्लॉपी डिस्क है इसकी क्षमता कितनी होती है, 1.44 MB ही होती है, जबकि CD की कितनी होती थी, 750 MB होती थी, जो 1.4 MB से बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब CD आई तो इस फ्लॉपी डिस्क का यूज़ है वो बंद हो गया। फ्लॉपी डिस्क आकार में 5.2 इंच जिसे मिनी फ्लॉपी कहते हैं, और अथवा 3.5 इंच जिसे माइक्रो फ्लॉपी भी कहते हैं। देखो, फ्लॉपी डिस्क के दो भाग मान सकते हैं, मिनी फ्लॉपी और माइक्रो फ्लॉपी। जो मिनी फ्लॉपी है उसका तो जो व्यास था बनाने का, जो बीच में गोलाकार चकती होती है, ये 5.2 इंच था, लेकिन माइक्रो फ्लॉपी का 3.5 इंच था। मिनी फ्लॉपी के अंदर सुधार करके माइक्रो फ्लॉपी बनाई जिसकी स्पीड मिनी फ्लॉपी से ज़्यादा थी। ठीक है, आकार में तो ये सेम ही थी बाहर से तो, लेकिन ये चकती है ये इसकी जो माइक्रो फ्लॉपी थी इसकी छोटी थी, लेकिन स्पीड काफ़ी तेज़ थी, और जो मिनी फ्लॉपी इसकी बड़ी थी और लेकिन स्पीड काफ़ी अधिक थी, काफ़ी कम थी, सॉरी, यानी मिनी फ्लॉपी की स्पीड कम थी, माइक्रो फ्लॉपी की इससे ज़्यादा थी। इसमें संग्रहण क्षमता कितनी थी, 1.44 MB थी। इसमें हम केवल 1.4 MB ही डाटा डाल सकते थे। ठीक है, तो जब से CD का यूज़ हुआ इसका डाटा यूज़ वो बंद हो गया। ठीक है, तो ये थी फ्लॉपी डिस्क, यानी कम मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती थी। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए पहले समय में यूज़ की जाती थी। CD आने के बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है, इसमें डाटा एक गोलाकार चुंबकीय प्लेट में स्टोर होता है। इसकी क्षमता 1.44 MB होती है। फ्लॉपी दो प्रकार की होती है, मिनी फ्लॉपी और माइक्रो फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी का व्यास 5.2 इंच होता है और इसका 3.5 इंच होता है। ठीक है, तो ये थी अपनी फ्लॉपी डिस्क। अब हम अंत में मेमोरी मापने की इकाइयाँ पढ़ेंगे। मेमोरी मापने की इकाइयाँ क्या है। ठीक है, तो मेमोरी मापने की इकाइयाँ क्या है, देखिए, मेमोरी मापने की जो इकाई है सबसे पहले है एक बिट। सबसे पहले हम बिट के बारे में पढ़ेंगे। एक बिट क्या है, सबसे पहले एक बिट के बारे में पढ़ेंगे। एक बिट में हम बाइनरी डिजिट 0 या 1 में से एक ही चीज़ डाल सकते हैं। आपको पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सेव होता है वो 0-1 के अंदर ही सेव होता है। एक ए को लिखने के लिए भी काफ़ी सारे 0-1 अपने को ऐसे लिखने पड़ते हैं, तब जाके एक ए स्टोर होता है। ठीक है, तो एक बिट अगर अपने कंप्यूटर की मेमोरी हो तो इसमें 0 और 1 में से एक ही डाटा डाल सकते हैं, या तो 0 डालेंगे या 1 डालेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी मेमोरी की इकाई जो होती है वो बिट होती है। उसके बाद में आती है एक निबल। निबल क्या होती है, निबल 4 बिट के समूह को एक निबल बोलते हैं। यानी ये 4 बिट हो जाए जिसमें हम 4 0-1 डाल सकें, तो 4 बिट के समूह क्या बोलेंगे, एक निबल बोलेंगे। और 8 बिट के समूह को हम क्या बोलेंगे, एक बाइट बोलेंगे। एक बाइट मेमोरी में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। और एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। अब एक किलोबाइट KB आपने सुना होगा, 2 KB की फाइल है, 3 KB की फाइल है, तो किलोबाइट इसका फुल फॉर्म होता है और इसके अंदर 1024 बाइट होते हैं। यानी 1024 बाइट के समूह क्या बोलते हैं, 1 KB। ऐसे ही एक मेगाबाइट यानी MB, 1024 KB के समूह को क्या बोलते हैं, एक मेगाबाइट बोलते हैं, एक MB बोलते हैं। ऐसे एक गीगाबाइट है, गीगाबाइट को GB बोला जाता है। और 1024 MB के समूह को क्या बोलते हैं, एक गीगाबाइट यानी एक GB। इसके बाद में टेराबाइट आता है, TB। 1024 GB के समूह क्या बोलते हैं, एक TB बोला जाता है। ऐसे ही पेंटाबाइट होता है, ये TB से भी ऊपर का भाग है। इसमें 1024 TB के समूह क्या बोलते हैं, इसमें 1000 TB के समूह क्या बोलते हैं, PP बोलते हैं। PP का फुल फॉर्म है पेंटाबाइट। ठीक है, आजकल तो इससे भी ज़्यादा मेमोरियाँ आ गई है, लेकिन अभी जो नॉर्मल रूप से इतनी ही मेमोरियाँ यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये अपनी मेमोरी मापने कुछ इकाइयाँ थी। यानी बिट होती है, उसके अंदर 0-1 में से एक डाटा डाल सकते हैं। निबल होती है, 4 बिट का समूह होती है। एक बाइट होती है, वो 8 बिट का समूह होती है। एक किलोबाइट होती है, वो 1024 बाइट का समूह होती है। एक MB होती है, वो 1024 KB का समूह होती है। GB होती है, वो MB का समूह होती है 1024। और TB यानी टेराबाइट है, वो 1024 GB का समूह होती है।
यानी आजकल 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क यूज़ करने लग गए हैं, तो उसके अंदर 1024 GB तक का डाटा हम डाल सकते हैं। अगर हम पेंटाबाइट मेमोरी ले आते हैं तो उसमें 1024 TB, यानी देख लो इसमें कितनी GB आ सकती है। 1 TB में 1024 GB होती है और 1024 TB तो काफ़ी मेमोरी हो जाती है। तो 1024 TB किस्मों क्या बोलते हैं, एक पेंटाबाइट बोलते हैं। तो ये थी मेमोरी मापने की इकाइयाँ। तो आज का जो अपना थ्योरी का पार्ट था मेमोरी, वो यहीं समाप्त होता है। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, आप कॉल करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।